Welcome you all to this online learning platform of The Historica. आज साइकोलॉजी की इस फर्स्ट फ्री डेमो लेक्चर में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के छोटे छोटे पॉइंट्स, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. एंड दीज आर नॉट द रेगुलर स्कूल जिसको हम समझते हैं कि वो स्कूल है. स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में थॉट्स होते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ नॉट वेरी ओल्ड सब्जेक्ट. ये सिर्फ 140 ईयर्स ओल्ड इसकी हिस्ट्री है. तो इसमें साइकोलॉजी को कैसे डिफ़ाइन करना है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट्स, अलग अलग स्कॉलर्स ने इसको एक स्कूल ऑफ थॉट के जरिए हमारे सामने रखा है. तो हम आज इसको जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. तो लेट्स बिगिन विद द क्लास. सो ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पज़ क्या है किसी भी चीज़ को करने का. इस क्लास का पर्पज़ है कि एंड ऑफ दिस लेक्चर आप साइकोलॉजी डिफ़ाइन कर सकेंगे, इसके स्कोप एक्सप्लेन कर सकेंगे, खुद को जान सकेंगे, इसके मेन स्कूल्स के बारे में जान जाएंगे, हिस्टोरिकल फिगर्स, हिस्ट्री, सारे नंबर्स जिनसे हम बहुत डरते हैं, हम उनको भी बहुत ही प्लेफुल मैनर में लर्न कर पाएंगे. इसके गोल्स जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम कवर करेंगे. साइंटिफिक मेथड, जो सबसे बड़ी एक डिबेट होती है कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस और अ सोशल साइंस. तो हम जानेंगे कि साइकोलॉजी इज़ नॉट अ सिंगल साइंस, ये एक हब साइंस होता है. हब साइंस मतलब ये बायोलॉजी से भी रिलेटेड है, इसमें फिज़िक्स भी है, इसमें न्यूरो साइंस भी है, पॉल साइंस भी है, सोशियोलॉजी भी है, हिस्ट्री भी है, एवरीथिंग. सो दैट्स वाई ये हब साइंस है. और ये साइंस कैसे है हम ये जानेंगे, इसकी ब्रांचेज, एप्लीकेशन, और साइकोलॉजी डेली लाइफ में कैसे रिलेटेड है. हमारा सिर्फ सवाल हल करना ही एक मोटो नहीं रहेगा, आपको इसके छोटे छोटे पॉइंट समझा देना, आपको इसमें एक कॉन्फिडेंस पैदा कर देना, ये भी हमारा एक पर्पज़ होगा इस क्लास का. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये वीडियो पॉज करिए और अब तक आपकी जितनी भी नॉलेज है उसके हिसाब से आप लिखिए, कमेंट डाउन करिए, कहीं भी सोचिए. आप सोचिए व्हाट इज साइकोलॉजी. जस्ट आपने आपको 1 सेकेंड दीजिए, 2 सेकेंड दीजिए, 5 सेकेंड दीजिए. आप सोचिए साइकोलॉजी क्या है, आप क्या जानते हैं साइकोलॉजी के बारे में. क्या साइकोलॉजी किसी के मन को पढ़ लेना है? क्या साइकोलॉजी किसी को देखते ही जान जाना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये है साइकोलॉजी? आप जो जानते हैं वो सोचिए. तो हम, अगर आप सोच चुके हैं तो हम पढ़ते हैं व्हाट साइकोलॉजी इज़. इनिशियली जब हमने शुरू किया था, तो क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ही इंट्रीग्ड था, बहुत ही ज़्यादा फ़िलॉसफी में था, लोग सोच रहे थे चीज़ों के बारे में कि कैसे ह्यूमन माइंड वर्क करता है. सुनिए, ब्रेन की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है. ब्रेन और माइंड 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो जब इनिशियली फ़िलोसोफर्स बात करते थे तो क्या थी, कैसे एरिस्टोटल, कैसे प्लेटो, कैसे इन लोगों ने एक एम्पेरिसिज्म, एक रेशनलिस्ट थॉट प्रपोज किए दुनिया के सामने. तो इनिशियली इट वाज स्टेटेड दैट साइकोलॉजी केम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. पहला ग्रीक वर्ड है साइकी. साइकी मीन्स माइंड, नॉट ब्रेन. ब्रेन हमारे स्कल के अंदर एक फिजिकल पार्ट होता है, उसका एक लोकेशन है. माइंड का कोई लोकेशन नहीं होता है. कीप दैट इन योर माइंड. सो फर्स्ट वर्ड वॉज साइकी, सेकेंड वर्ड लोगस. तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ mind because it is curated from the word psyche and logos. This was the very initial definition of psychology. क्योंकि हम, एक चीज़ होता है कि अनवरत चीज़ें बदलती रहती हैं, बाय टाइम चीज़ों में चेंज आता है. साइकोलॉजी में भी, साइकोलॉजी के डेफिनेशन में चेंज आए, साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग में चेंज आए, जैसे जैसे एक्सप्लोर हुई ये फील्ड. तो आगे जाके हमने पढ़ा कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ behaviors which are observable actions and which came from the experiences of individual. तो ये scientific study है of behaviors and mental processes, not mental activity. Again, ब्रेन एंड माइंड डिफरेंट है, मेंटल एक्टिविटी एंड मेंटल प्रोसेसेस भी डिफरेंट चीज़ें हैं. मेंटल प्रोसेसेस को हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिवली पढ़ते हैं. तो इट्स बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस की साइंटिफिक स्टडी. वाई साइंटिफिक स्टडी? बिकॉज जब किसी चीज़ में इम्पेरिकल थाट्स आता है, इम्पेरिसिज्म आता है, तो हम कहते हैं कि वो एक इम्पेरिकल डेटा पे डिपेंड कर रहा है. जैसे हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो वो एक इम्पेरिकल डेटा पे होता है. हम नहीं कहते कि
Na और Cl कैसे मिला दिया और बस एक थ्योरी नहीं देते हैं, हम उसका एक एम्पेरिकल डेटा प्रोवाइड करते हैं. सो इन दैट वेरी वे यहाँ पे भी हम मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर को एक फॉर्म में स्टडी करते हैं. दिस कंबाइन साइंस ह्यूमैनिटीज़, साइंस के सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स, ये दोनों को कंबाइन करता है. नाउ कम्स विद द वेरी बेसिक डेफिनेशन इन दिस बुक NCERT. I will recommend you, I will request you guys to please download it, have it. ये सिर्फ 100 रुपये समथिंग की मिलने वाली एक बुक है, आप इसको प्लीज़ रखिए, डाउनलोड करके पढ़िए, इसका PDF अवेलेबल है. NCERT में लिखा है स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर्स एंड मेंटल प्रोसेसेस. साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस जिनसे हमारा बिहेवियर गवर्न होता है, और मेंटल प्रोसेसेस. हाउ वी एक्ट इज़ हाउ वी थिंक. जो सोच रहे होते हैं वही करते हैं. दैट्स वाई मेंटल प्रोसेसेस जो हमारे होते हैं वो हमारे बिहेवियर्स को गवर्न करते हैं, और हमारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो हमारे पास्ट और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं. सो एंड अगेन द सेकेंड बुक सीजरेली से आपकी डेफिनेशन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. तो आई एम श्योर फर्स्ट स्लाइड के बाद यू ऑल आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट साइकोलॉजी इज. इसकी डेफिनेशन सीधी आती है, एक वर्ड ऑमिट कर देता है साइंटिफिक और विल गेट कन्फ्यूज्ड. तो साइंटिफिक को बिल्कुल याद रखना है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ स्टडी, इट्स नॉट जस्ट अ थ्योरी, इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, mental processes and behaviors. Now come to the nature of psychology. As we all know, it's scientific, and what science is, it's a systematic knowledge. Science में systematic knowledge होता है. There are steps 1, 2, 3 and which we have to follow strictly. That's why scientific and systematic study. First, nature is clear. Second, it's both theoretical and applied. It's not just theoretical, it's not just applied. ये both का combination होता है. That's why हम कहते हैं कि ये science भी है, humanities का भी subject है, और इसको एक hub science बोलते हैं. Multidisciplinary है, as we all know. Biology link करता है, sociology link करता है, philosophy को link करता है, physics को link करता है, neurobiology को link करता है to study the neural pathways, neural signals of the brain. And universal principles plus cultural context. यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं. यूनिवर्सल आपका प्रिंसिपल है कि सूरज जो है वो ईस्ट से उसका राइज होता है, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है. कॉन्टेक्सचुअल इसका एक में वो होता है कि हम इंडिया में सूरज को भगवान मानते हैं, अदर कंट्रीज़ में हम सूरज को कह सकते हैं. साइकोलॉजी कंबाइंस एवरीथिंग. यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है, किसी भी चीज़ को लेकर के उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इन दोनों को कंबाइन करता है और फिर एक सिंथेसिस देता है. तो इनिशियली एक थीसिस होती है, एक एंटी थीसिस होती है, और उससे लेकर के एक सिंथेसिस बनती है. जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, इन लोगों ने जैसे जैसे बातें की, फिर हमारे टेबुला रासा की बात की कि हम एक बिल्कुल ही प्लेन स्लेट के साथ आते हैं. फिर हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बात की कि आई थिंक देयरफॉर आई एम. दिस इज़ अ वेरी फेमस लाइन. फिर कैंट इमैनुअल है और उन्होंने एक सिंथेसिस की बात की, मतलब कि रेशनलिस्ट थॉट, एम्पेरिकल थॉट दोनों को मिला के एक मिड वे निकालता है, सिंथेसिस. तो साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट सिंथेसिस. दिस इज सिंथेसिस कि हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इन सबको दोनों को मिला के एक मिड वे देते हैं. इट्स नॉट ओनली कल्चरल, इट्स नॉट ओनली यूनिवर्सल, दोनों का एक मिड वे होता है. प्लेटो, एरिस्टोटल, अभी इमैनुअल कैंट, एम्पेरिसिज्म, इन सब की बात हम एक अलग लेक्चर में करेंगे जब हम प्योर हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे. ये आपको एक बेसिक नॉलेज देने के लिए है, और इनसे क्वेश्चंस आते हैं. जो भी हम बातें कर रहे थे, एम्पेरिसिज्म, रेशनलिस्ट थॉट, प्लेटो में कैसी बातें थी, और ये मोनोलिज्म, मोनोइस्ट थे, डुअलिस्ट थे, इनकी बात हम एक अलग लेक्चर में करेंगे. अभी हम यहाँ पे एक बेसिक थॉट समझने की कोशिश कर रहे हैं. now comes to the very interesting topic, which is history. I know history is very interesting, so please stick to us. History and evolution. साइकोलॉजी की हिस्ट्री 5th एडिशन में आप देखोगे तो 138 ईयर्स की है. 6th एडिशन जो अभी न्यूली अपडेटेड सिजरेली का एक आया है, उसमें 140 ईयर्स की हिस्ट्री है. सो वी आर नॉट दैट ओल्ड. बहुत पुरानी कोई हिस्ट्री नहीं है, बहुत पुराना कोई डिसिप्लिन नहीं है, सिर्फ 140 साल पुरानी ये हिस्ट्री है. इसी में हमको शुरू करना है. शुरू से शुरू करते हैं. जब फिलोसोफर्स ख़त्म हुए, उनके थॉट्स ख़त्म हुए, रेशनलिस्ट ख़त्म हुए, एम्पेरिसिज्म को हमने मानना शुरू कर दिया,
तो देयर वॉज विलहेम वुंड। इनको बहुत इंटरेस्ट था कि हम जो भी कॉन्शियस थॉट्स होते हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, कॉन्शियस नॉट अनकॉन्शियस, कॉन्शियस थॉट्स की कैसे स्टडी की जा सकती है, कहाँ से आते हैं ये कॉन्शियस थॉट्स। तो उन्होंने शुरू किया फर्स्ट लेबोरेटरी एंड विच वॉज इन जर्मनी के लीप्जिग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। द डेट इज़ द ईयर वॉज 1879। विलहेम वुंड ने लीप्जिग जर्मनी में एक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को पढ़ने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को पढ़ने के लिए नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को पढ़ने के लिए, कि जो थॉट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कैसे बनते होंगे, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे। स्ट्रक्चरलिज्म वाज प्योरली बेस्ड ऑन, अभी तक वुंड के टाइम पे, इंट्रोस्पेक्शन। वो एक ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन किया करते थे। वो लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस की बात करते थे। जैसे वो लोगों के हाथों में पत्थर रख देते थे और बोलते थे कि इसके बारे में आप जो भी सोचते हैं वो मुझे बताइए। फिजिकल फॉर्म में किसी भी चीज़ की प्रेजेंस को वो पूछते थे, इंट्रोस्पेक्ट करते थे बेसिकली। तो ये था स्ट्रक्चरलिज्म का एक पूरा वो। तो इनिशियली ये बहुत हेल्पफुल नहीं रहा, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स आए। इन्हीं के एक स्टूडेंट थे टिश्नर करके, टिश्नर, इन्होंने अमेरिका में, यूएस में साइकोलॉजी और स्ट्रक्चरलिज्म को बहुत ज़्यादा वो किया। और स्कूल ऑफ थॉट जो है स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ये बेसिक टिश्नर का है। इंट्रोस्पेक्शन की बात आएगी तो हम वुंड का नाम बोलेंगे, बट जब स्ट्रक्चरलिज्म की बात आएगी, स्कूल ऑफ थॉट की इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रक्चरलिज्म, तो हम टिश्नर की बात करते हैं। तो टिश्नर एंड वुंड जो है ये स्ट्रक्चरलिस्ट का पार्ट हो गया, स्ट्रक्चरलिज्म का पार्ट है। देन कम्स विलियम जेम्स। विलियम जेम्स स्ट्रक्चरलिस्ट थॉट्स से बिल्कुल भी अलाइन नहीं करते थे। उनका मानना था कि एक फंक्शनलिस्ट थॉट होता है, स्ट्रक्चर उसका जान जाना इज़ नॉट समथिंग, हमको उसके फंक्शन पे बात करनी चाहिए। जैसे वो कहते थे एक ब्लू चीज़ के बारे में सोचो, तो जब हम ब्लू बोलते हैं तो ब्लू से हम पानी सोच सकते हैं, ब्लू से हम कलर सोच सकते हैं, ब्लू से हम स्काई सोच सकते हैं। जेम्स ने किया फंक्शनलिस्ट अप्रोच को फॉलो। उन्होंने बोला कि सिर्फ फिजिकल फॉर्म की ही चीज़ें नहीं हम स्टडी करनी है, हमें फंक्शनलिस्ट एक अप्रोच स्टडी करना है। विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म को प्रपोज किया और स्ट्रक्चरलिस्ट को एक एम्पेरिकल ऑपोजिशन के साथ प्रपोज करके रखा। देन कम सिगमंड फ्रॉइड, फिर बिहेवियरिज्म आया, ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर्स आए, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आया जो कि 1950s में आया था। एंड यहाँ से कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज अ ब्रांच इवॉल्व हुआ। तो सिगमंड फ्रॉइड ने, अभी तक हम कॉन्शियस थॉट्स की बात कर रहे थे, जो ऑब्जर्वेबल है, जो हमें दिख रहा है, जो कॉन्शियस है। फ्रॉइड आए और इन्होंने बात की अनकॉन्शियस थॉट्स की। अनकॉन्शियस मतलब जो मोटिव्स हैं हमारे, जो भी हमको ड्राइव करता है टूवर्ड्स एनीथिंग। बेसिक इनका अगर हम देखते हैं तो सेक्सुअल ड्राइव्स की बात की, कि कैसे कोई भी डिज़ायर हमें मोटिवेट करता है टू डू समथिंग। उतना ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया फ्रॉइड को वो टाइम पे। वो एरा में इनकी सेमिनार्स कैंसिल किए गए, बहुत सी चीज़ों में इनके ऊपर रोक लगा दी गई। लेकिन बात की इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड की, और इनका स्कूल ऑफ थॉट था साइको एनालिसिस। जब भी अनकॉन्शियस से क्वेश्चंस आएंगे, इनको हम पर्सनालिटी पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अनकॉन्शियस माइंड, साइको एनालिसिस के जो व्यू पॉइंट्स थे वो साइको एनालिस्ट व्यू पॉइंट कहे गए। बिहेवियरिज्म में वॉटसन एंड स्किनर। वॉटसन वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ पेवलो ने कंडीशनिंग पे काम किया था। पेवलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग पे बात की। पेवलो ने बोला कि जो भी हम एक स्टिमुलेटेड, अगर हम कोई भी सिग्नल देते हैं तो कैसे हमारी जो बिहेवियर है, कैसे हमारी जो कंडीशनिंग है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो बिहेवियरिज्म में हमने जो भी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स हैं, अभी तक हम किस पे बातें कर रहे थे, कॉन्शियस थॉट्स पे, थॉट्स के कैसे है, माइंड की कैसे स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है। लेकिन बिहेवियरिस्ट ने बात की जो हमारा बिहेवियर है, हमारा जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, ओवर्ट बिहेवियर्स जो हम शो करते हैं, उन पे बात की। तो ये वॉटसन थे। स्किनर ने बहुत ही रिवोल्यूशनरी वर्क किया
ऑपरेंट कंडीशनिंग पे काम किया, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, ये सब हम लर्निंग में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल्ड में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है स्किनर के. दे फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स. ह्यूमनिस्टिक, there is a line in Cizrelli जिसमें लिखा है ह्यूमनिज्म पेंट्स अ वेरी रोजी पिक्चर. एक लाइन पूरी काफ़ी है बताने के लिए कि ह्यूमनिज्म रोजी पिक्चर पेंट करता है सोसाइटी का. मीन्स ह्यूमनिज्म कहता है कि दुनिया बहुत अच्छी है. ह्यूमनिज्म ने कोई खामी नहीं देखी थी. उसने फ्री विल की बात की. उसने बोला एक आइडियल सेल्फ कैसे होता है, एक रियल सेल्फ क्या होता है. अगर आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में बहुत ज़्यादा करीबी हम, अगर आइडियल सेल्फ और हमारा रियल सेल्फ दोनों बहुत ही ओवरलैप्ड होंगे तो एक कैसा इंसान बनेगा. इन दोनों में अगर बिल्कुल ही ओवरलैप नहीं होगा, बहुत ही दूर दूर होगा, कंस्ट्रेंट्स होंगे, तब कैसा इंसान बनेगा. तो ह्यूमनिज्म इनकी बात करता है. इसमें रॉजर्स, मैस्लो को हम जानते हैं उनके पिरामिड के द्वारा. मैस्लो का एक पिरामिड है, आप सब जानते होंगे. अगर नहीं जानते तो इनको हम ओबी और बाकी के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. देन कम्स कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन. 1950s में कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आया. पैरेलल प्रोसेसिंग मॉडल की बात की गई. कंप्यूटर से रिलेट किया गया माइंड को कि जैसे कंप्यूटर्स में बिल्कुल पैरेलल 3-4 पेजेस खोल के हम बिल्कुल एक साथ काम कर सकते हैं, वैसे हमारे दिमाग में हम वर्किंग मेमोरी, फिर विजुओ स्पेशल स्केच पैड पे कैसे काम करते हैं. पैरेलल प्रोसेसिंग मॉडल मतलब इसमें हमने कंप्यूटर से रिलेट किया. और 1956 के टाइम पे एआई का टर्म आ चुका था, वो भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में. चेस प्लेयर, चेस को एक मॉडल के थ्रू प्ले करना और ह्यूमंस को उसमें हराना, वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन हो चुका था. फेशनर ने अपनी लॉज दे चुके थे, वेबर के लॉज आ चुके थे. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन सब का एक ओवरव्यू में आया कि बिल्कुल ही एक कंक्लूजन टाइप में आया. इवॉल्व करते करते हमारी साइकोलॉजी कॉग्निटिव साइकोलॉजी तक पहुँच गई थी. दिस वॉज नॉट ऑल अबाउट हिस्ट्री. हिस्ट्री में अभी बहुत कुछ है. ये जस्ट एक बहुत ही क्यूरेटेड था आपके लिए. इसमें से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. 1879 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है. बाकी सबकी भी डेट्स हैं. इनको हम हिस्ट्री के एक बहुत ही कवर्ड लेक्चर में कवर करेंगे. बहुत ही छोटा सा नोट्स है, उसी को बहुत ही डिटेल्ड उसमें सिजरेली की बुक में दिया हुआ है. हिस्ट्री का पार्ट, जेस्टाल्ट साइकोलॉजीज़ ने कैसे परसेप्शन पे बात की. अभी तक हमारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पे बात हो रही थी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे बात हो रही थी, पर्सनालिटी पे बात हो रही थी. जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट आए. जेस्टाल्ट साइकोलॉजी कोई एक साइकोलॉजिस्ट नहीं है. जेस्टाल्ट साइकोलॉजीज में कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, कोलर हैं, वर्टहाइमर हैं. ये लोग कुछ लोग मिल के जेस्टाल्ट एक आइडिया होता है. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जेस्टाल्ट पे, इस पे हम परसेप्शन और सेंसेशन में आगे पूरी बात करेंगे. जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट्स आए, इन्होंने परसेप्शन की बात की कि कैसे हम कोई वर्ल्डली स्टिमुलस, बाहर के इन्वायरमेंटल स्टिमुलाइज को कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे सेंस करते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, और उनको परसीव कैसे करते हैं. हमारा परसेप्शन कैसा होता है, एंगल्स का परसेप्शन क्या होता है, दूर जाती चीज़ हमें कैसी दिखती है, दूर से आता हुआ आवाज़ हमें कैसी सुनाई देती है. जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने बात की कि हमारा जो परसेप्शन है वो सम ऑफ द होल है. इसको हम प्रॉपर पढ़ेंगे. अभी के लिए इसका जस्ट एक इंट्रो है कि जेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने परसेप्शन की बात की थी और इसको वर्टहाइमर ने फाउंड किया था. कोलर आए, इनसाइट थियोरीज आई, लर्निंग में हम पूरा पढ़ेंगे, और सेंसेशन परसेप्शन में भी इसका बहुत सारा पार्ट है. साइको एनालिसिस था, बिहेवियरिज्म था. ये बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही शॉर्ट उसमें लिखा हुआ है. विल गेट टू दिस. नाउ कम्स गोल्स ऑफ साइकोलॉजी. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल स्टेप वाइज आता है. इसको बिल्कुल मेमोराइज कर लेने की ज़रूरत है, और मेमोराइज करने में कुछ बहुत ही छोटी चीज़ें बस ध्यान देना है. कैसे? गोल ऑफ साइकोलॉजी में है कि कोई भी क्वेश्चन हमारे पास है, हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे. तो व्हाट इज़ हैपनिंग, जब डिस्क्राइब कर लिया तो एक्सप्लेन करेंगे व्हाई इट इज़ हैपनिंग. सेकेंड स्टेप, जब डिस्क्राइब कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया, तो प्रेडिक्ट करेंगे कि व्हेन विल दिस हैपन अगेन इन द फ्यूचर. दिस विल बी द थर्ड स्टेप. एंड देन कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस. क्या ही फ़ायदा किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का, डिफाइन करने का, प्रिडिक्ट करने का, जब हम उसे कंट्रोल ना कर पाए. गोल ऑफ साइकोलॉजी में हम कंट्रोल कर, फर्स्ट डिस्क्राइब करेंगे, सेकेंड में एक्सप्लेन करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे इसकी फ्यूचर हैपनिंग को, और कंट्रोल करेंगे. सेम एग्जाम्पल है, मतलब
बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल है, अगर एंग्जाइटी हो रही है, डिस्क्राइब करेंगे क्या हो रहा है, पैल्पिटेशंस हो रही हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, सांस ऊपर नीचे है, कैसे है, क्या एंग्जाइटी में क्या हो रहा है, ये हो गया डिस्क्रिप्शन। एक्सप्लेन करेंगे उसके कॉजेज़ कि क्यों हो रहा है, पैल्पिटेशन क्यों हो रहा है, शिवरिंग क्यों हो रही है, हार्ट बीट रेज क्यों है, कोई हार्मोनल इशू है क्या है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट गोल हमारा क्लियर हुआ डिस्क्रिप्शन का, सेकंड हो गया एक्सप्लेनेशन का, थर्ड हो गया प्रिडिक्शन का कि ये एंग्जाइटी के जो भी हमारे सिम्टम्स हैं ये कैसे आ रहे हैं, कब आएंगे और वापस कितने टाइम पे कंकरेंटली ये रिपीट करेंगे। तो थर्ड प्रिडिक्शन हो गया। एंड देन कम्स टू कंट्रोल। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम इसको, इसके रिस्क क्या हो सकते हैं, इसके लिए हेल्प कहाँ से सीख कर सकते हैं। तो गोल्स ऑफ साइकोलॉजी हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 4 गोल्स हैं। कौन कौन से हैं? डिस्क्रिप्शन कि कोई चीज़ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, अगर वो हो रहा है तो एक्सप्लेन करें कि क्यों हो रहा है, फिर उसको हम प्रिडिक्ट करें कि ये कब होगा और फिर उसको कंट्रोल कर लें। तो ये 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी है। सेम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कीप दिस इन योर माइंड। नाउ प्रीवियसली वी डिस्कस्ड व्हाई साइकोलॉजी इज साइंस, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करता है, ऑब्जेक्टिविटी है इसमें, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, उसको याद रखने की ज़रूरत है, इट्स ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी इज़ डिफरेंट थिंग। सब्जेक्टिविटी इज़ लोगों का अपना अपना ओपिनियन, किसी एक टॉपिक पे मेरा अपना ओपिनियन, आपका अपना ओपिनियन, ये सब्जेक्टिव है। बट ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव मेरा भी वही होगा, आपका भी वही होगा। तो इट इज़ साइंटिफिक, इट इज़ साइंस बिकॉज इट यूजेज साइंटिफिक मेथड्स। और वो साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं? हाइपोथेसिस, ये रिसर्च का पार्ट है, क्योंकि आज हम इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं, क्योंकि आज हम कवर कर रहे हैं कि साइकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे रिसर्च का ये पार्ट है, इट्स हाइपोथेसिस करना। हाइपोथेसिस के बारे में हम रिसर्च और स्टैट्स प्रॉपर पढ़ेंगे, उससे कोई क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं करेंगे, क्योंकि उससे बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो हाइपोथेसिस के बारे में सिर्फ एक लाइन होती है, इट्स अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। What hypothesis is? It's a tentative statement. Tentative word नहीं बोलना, it's a statement. And what statement? Tentative statement. एक hypothesis हम फॉर्म करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उसको टेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड देन कंक्लूड करते हैं। तो साइंस क्यों है? क्योंकि साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करता है। और साइंटिफिक मेथड्स में क्या साइंटिफिक मेथड्स? हाइपोथेसाइज करता है, टेस्ट करता है, एनालाइज करता है एंड देन कंक्लूड करता है। It relies on empirical evidences. As we know, empirical evidences means data पे rely करना। तो जहाँ डेटा होगा वो empirical thoughts होंगे। तो empirical evidences, objectivity and replicability. Replicability is the core of science. core of science के experiments का replicability है। क्यों? सपोज अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके रिजल्ट्स ले आई, एनालाइज कर लिया, कंक्लूड कर लिया, सब डन, एंड कोई और साइकोलॉजिस्ट उस सेम डेटा को सेम इन्वायरमेंट के साथ करे और वो रिजल्ट सेम ना आए, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट? दैट्स वाई रेप्लिकेबिलिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साइकोलॉजी के सारे एक्सपेरिमेंट्स रेप्लिकेबल होने ही चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी रिलायबिलिटी शो करते हैं। आगे हम जब टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि टेस्ट कंस्ट्रक्शंस में या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इनका कितना बड़ा रोल होता है। तो रेप्लिकेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं? रिसर्च मेथड्स जो होते हैं उनमें हम आगे इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। बिल्कुल क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQs में, सर्वेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि सर्वे कैसे होते हैं, क्या करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड्स में कैसे होते हैं? फील्ड ऑब्जर्वेशन होता है, क्लोज ऑब्जर्वेशन होता है, कैसे कैसे ऑब्जर्वेशन होता है, इनकी एक पूरी प्रॉपर लिस्ट है। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम किसी पर्टिकुलर केस के बारे में पढ़ने जाते हैं तो हम केस स्टडी करते हैं। तो ये सारे रिसर्च मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपना साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं और डन करते हैं। साइकोलॉजी रिलाइज ऑन एविडेंसेस नॉट ओपिनियंस। एक कोई भी राय रख देने से साइकोलॉजी उसको नहीं मान लेता, उसको एविडेंसेस चाहिए होता है। और वो एविडेंसेस आते हैं साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके, हाइपोथेसिस फॉर्म करके, टेस्ट करके, एनालाइज करके, कंक्लूड करके।
ये रिसर्च मेथड्स हैं, इनको हम रिसर्च मेथड की क्लास में ही पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अभी के लिए जस्ट वर्ड्स, आप केस स्टडी देख लो कि इन डेप्थ स्टडी ऑफ वन केस, बिल्कुल सेम MSQ या मैच द फॉलोइंग में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो केस स्टडी क्या होती है, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, नेचुरलिस्टिक होता है, लेबोरेटरी मेथड्स में कैसे कर सकते हैं, सर्वेज कैसे कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही फेमस और बहुत फेवरेट टॉपिक होता है क्वेश्चन मेकर्स का, तो वो वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। टेस्ट वेरिएबल्स कैसे होते हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम कवर करेंगे। नाउ कम्स टू द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। वी ऑल नो कि क्लिनिकल बहुत ही ज़्यादा चूजन ब्रांच होती है। देन कम्स काउंसलिंग, देन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती है, सोशल साइकोलॉजीज होती हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, इंडस्ट्रियल भी होती है, न्यूरो साइकोलॉजी, कॉग्निटिव, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, और भी बहुत सी साइकोलॉजीज़ हैं। जब हम इसमें इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो विल गेट टू नो। इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन, सबसे पहला और सबसे फोरमोस्ट काम है साइकोलॉजी का टू गेट टू नो योर सेल्फ। आपकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करता है साइकोलॉजी। किसी और के बारे में जानने में बिल्कुल सेकेंडरी काम है ये। पहला काम होता है इसका पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस, बेटर रिलेशनशिप्स के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी के लिए, जो कि IO का एक पार्ट है, इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी, नाउ अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत ही नॉर्मल क्यूरेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं आपके एग्ज़ाम में, और हम उस एक छोटी सी कन्फ्यूज़न में गलत कराते हैं। तो ये क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पे कुछ सैम्पल्स कर रहे हैं। आप अभी ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे होंगे, आप ऐप पे जा करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थ्योरी पढ़ के जब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं, नैया बिल्कुल प्यार नहीं होने वाली है। तो जस्ट डू डाउनलोड दी ऐप। आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, ऐप पे जाके वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो जस्ट टेल मी, हु नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? पॉज द वीडियो, कमेंट में लिख लो, अपनी कॉपी पे लिख लो, कहीं भी लिख लो, जस्ट आंसर द क्वेश्चन। Who is known as the father of modern psychology? Don't get confused with the word modern. आप बस फादर ऑफ साइकोलॉजी सोचो। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन हो सकता है? कुछ नहीं याद आ रहा तो हम रिलेट करेंगे। रिलेट कैसे करेंगे कि किसने सबसे पहले साइकोलॉजी में लैबोरेटरी इस्टेब्लिश की, कैसे शुरू किया, क्या शुरू किया। तो इसमें से कुछ नाम आएंगे, चेक करो कौन हो सकता है। फ्रॉइड होंगे, जेम्स, वुंड, पैवलो, सबका नाम सुना हुआ है, कोई एक हो सकता है। जस्ट डू इट। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट? फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट में पढ़ा था, साइंटिफिक स्टडी है साइकोलॉजी, लेकिन किसकी साइंटिफिक स्टडी है अब याद नहीं आ रहा है। अगर नोट्स बनाई है साथ साथ तो वो नोट्स को प्रेफर करो, पेज पलट के चेक करो। अगर याद करने में बिल्कुल अच्छी है रिमेंबरिंग पावर तो याद करके सोचो, और नहीं है तो कॉपी बंद करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। अभी आप सोचने का समय है बिल्कुल। तो साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट? स्पिरिट का, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस का, डिजीजेस का, या ह्यूमन माइंड का? इनमें से किसी एक का तो साइंटिफिक स्टडी है, किसका है? सोचो, आंसर करो। विच स्कूल ऑफ थॉट फोकसेस ऑन अनकॉन्शियस मोटिव्स? अनकॉन्शियस सुनते ही एक नाम आना चाहिए बिल्कुल दिमाग में, और वो है, जिसका भी है सोचो और कमेंट करो या लिख लो कहीं पे भी, और ऐप पे जा करके इसके आंसर्स चेक कर सकते हो, या लेक्चर्स को भी पीछे जाके देख सकते हो। वी डिस्कस्ड वहाँ पे कौन, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चर। देखो, थॉट, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट फोकस करता है अनकॉन्शियस मोटिव्स को? यहाँ पे दो क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अनकॉन्शियस थॉट्स के बारे में बात किसने की थी, और वो स्कूल ऑफ थॉट कौन सा था? दो क्वेश्चंस यहाँ से बिल्कुल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मेन गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। बोला था मैंने गोल्स ऑफ साइकोलॉजी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिल्कुल स्टेप वाइज बताओ। प्रिडिक्शन होता है, कंट्रोल होता है, क्योर होता है, एक्सप्लेन होता है, डिस्क्राइब होता है, एक्सप्लेन होता है, प्रिडिक्ट होता है, कंट्रोल होता है, आई डोंट नो, जस्ट डू इट। टेस्ट होता है, ऑब्जर्व होता है, डिस्क्राइब होता है, या एक्सप्लेन होता है, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, सोचो।
ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट करते हैं, मेमोराइज कैसे शुरू करते हैं, गोल कैसे शुरू करते हैं, इस पे दिमाग लगाओ, सोचो इसको जा करके, थोड़ा सोचो, अभी कॉपी बंद करके सोचो कैसे शुरू किया था, कोई प्रॉब्लम ली थी उसको कैसे डिस्क्राइब करने से शुरू किया था, डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था, प्रिडिक्ट कर रहे थे और फिर क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। 4 स्टेप्स थे, इनको बिल्कुल स्टेप वाइज याद करना है हमें। नाउ डीपली स्टडिंग वन केस के लिए कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट होता है, हमने पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है, जस्ट आंसर दिस। नेक्स्ट, फंक्शनलिज्म फोकस्ड ऑन, हमने स्कूल्स ऑफ थॉट्स पढ़े थे। स्कूल ऑफ थॉट में स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा था, बिल्कुल ऐसे इवोल्यूशन के बेस पे उसको याद करना है। स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा था, फंक्शनलिज्म पढ़ा था, फिर एसोसिएशनिज्म के साथ बिहेवियरिज्म आया था, फिर ह्यूमनिज्म आया, साइको एनालिज्म आया। तो कौन कौन आया, कैसे कैसे। अब फंक्शनलिज्म आया, उस पर उसने किस पे बात की, क्या स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस पे बात की, क्या पर्पस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर पे बात की, या सिर्फ कॉन्शियस मोटिव्स पे बात की, या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पे बात की। अब ये 4 ऑप्शंस, 4 क्वेश्चंस हैं, हमें सोचना है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पे किसने बात की, अनकॉन्शियस मोटिव्स पे किसने बात की, पर्पस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर पे किसने बात की, और स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस पे क्या बातें होती थी। स्ट्रक्चरलिज्म किस पे बात करता था, फंक्शनलिज्म। अगर हमें क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो हम ऑड वन आउट कर सकते हैं कि अनकॉन्शियस पे कौन बात करता था, फंक्शनलिज्म नहीं कर सकता। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पे कौन बात करता था, फंक्शनलिज्म इस पे भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि फंक्शनलिज्म फंक्शन पे बात करता है हमारे माइंड के। तो जस्ट डू इट, आंसर दिस। सो दिस वॉज द डेमो, फर्स्ट डेमो क्लास ऑफ योर्स। इसमें हमने क्वेश्चंस किए, इंट्रोडक्शन देखा, साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा जाना, बहुत कुछ है साइकोलॉजी में जानने को। आप CUET PG की वेबसाइट से जब अपना सिलेबस देखते हैं तो वहाँ पे 13 चैप्टर्स दिए हुए थे, उनके बारे में हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, कैसे कवर करना है, बुक्स कैसी हैं। तो आगे जो वीडियोज़ आएंगे उनके लिए आप चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। आप बैचेस भी ले सकते हैं, हमारे बैचेस 1 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और इनको ऑफर प्राइस है 3999। आप बिल्कुल एक मेंटोर चुन के, बिल्कुल बैठ के, नोट्स बना के, क्वेश्चन सॉल्व करके प्यार से अपनी पढ़ाई शुरू करिए। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे। और थैंक यू।